नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं, कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं। जी हां, पहली बारिश और सिस्टम डूबा। दिल्ली में जिस तरीके की बारिश हुई है, पूरा सिस्टम यहां पर एक तरीके से हैंग हो गया। कैसे हैंग हुआ? बारिश हुई, पानी भर गया, फ्लाईओवर भर गए और गाड़ियां डूब गई। ये बताएंगे विस्तार से क्या हुआ दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में जब जाएंगे तो टीएमसी का आतंक क्या है। जी हां, बारिश की बात की, फिर आगे बढ़ के टीएमसी के आतंक की बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वो आपको विस्तार से बताएंगे। फिर एयरपोर्ट एक्सीडेंट और राजनीति, आखिर ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके ऊपर राजनीति कैसे हुई विपक्ष के द्वारा, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में क्या बदलाव आ रहे हैं। क्या आप जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वैसे ही कर पाएंगे? कितने सिम आप रख सकते हैं, कितना अलाउड है, ये विस्तार से बताएंगे। और फिर मुख्य तौर पर यह कि बाइडेन बनाम ट्रंप प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, जहां पर एक वक्त था कि बाइडेन जो हैं वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे, सोच में पड़ गए थे। इसीलिए लोग उनकी सोचने की क्षमता पर भी, जो सोचने की क्षमता होती है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए, तो ये फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको विषय बताए कौन से हैं। जनमत में आज खबर की शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में मां, माटी और मानुष की आड़ में मुल्ला, मदरसा और मस्जिद की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि उनके राज्य में पश्चिम बंगाल अब पूरी तरह से तानाशाही राज्य में परिवर्तित हो चुका है। क्योंकि अब बंगाल में चुनावों के बाद पूरी तरह से लोकतंत्र का नामो निशान मिट चुका है। जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य की विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं और चुन चुनकर दूसरी पार्टियों के समर्थकों को अपना शिकार बना रहे हैं। फिर चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान। जी हां, मुसलमान भी इनका शिकार बन रहे हैं। राज्य में अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए टीएमसी ने इन दिनों पूरे पश्चिम बंगाल को आतंकित कर रखा है। अब इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई और बीजेपी नेता अमित मालविया ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से किया है। खबर की माने तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक मुस्लिम महिला को नग्न करके पीटा गया है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला बीजेपी की समर्थक थी। जिसके बारे में अमित मालविया ने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य रोसोनारा खातून को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। उनके बालों को घसीटकर उन पर हमला किया गया, जिनका अपराध सिर्फ यही था कि वो बीजेपी को सपोर्ट करती थी। इस घटना से मुस्लिम समुदाय में बहुत नाराजगी है और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ गई है। जिस महिला को टीएमसी ने अपनी बर्बरता का शिकार बनाया है, उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो महिला चुनावों के बाद से ही आतंकित थी और टीएमसी के डर से घर से बाहर निकलने में भी डरती थी, जो अब इस भयानक वारदात के बाद अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर राज्य में टीएमसी के खिलाफ महिलाओं में भयंकर रोष का माहौल है। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। बंगाल में नहीं थम रहा है तृणमूल कांग्रेस का आतंक, की हमने आपसे प्रश्न पूछा था पोल के माध्यम से, तो आपका जवाब क्या था? 93% लोगों ने हां में जवाब दिया, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत, यह मान रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का आतंक नहीं थम रहा है पश्चिम बंगाल के लिहाज से। जनमत में अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां आज से राज्य की धार्मिक आस्था माने जाने वाली आषाढ़ी वारी यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसके तहत आज संत तुकाराम महाराज की पालकी ने देहू से पंढरपुर के लिए प्रस्थान किया। जिसके प्रस्थान से पहले आज दोपहर पुणे के तीर्थ क्षेत्र देहू में स्थित संत तुकाराम महाराज जी के मुख्य मंदिर में संत तुकाराम महाराज की पादुकाओं की प्रदक्षिणा की गई।
आपको बता दें कि ये यात्रा लगभग 18 दिन पैदल चलकर पंढरपुर पहुंचती है और उसके बाद पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करने के बाद दोबारा पैदल चलकर देहू जाती है। इस यात्रा में हर वर्ष लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और संत तुकाराम महाराज जी के साथ पैदल चलते हैं। ये धार्मिक यात्रा हिंदी महीने के आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के साथ खत्म होती है। वास्तव में ये पालकी यात्रा का 338वां साल है, जिस शुभ अवसर पर कल महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री देहू में मौजूद थे। वहीं इस यात्रा में महाराष्ट्र समेत देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की पालकी लेकर पंढरपुर आते हैं। इसके साथ ही इस पावन और प्रसिद्ध पालकी यात्रा को देखते हुए शहर के कई इलाकों में कई दिनों तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वहीं इस यात्रा पर हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान ने क्या खास बातें की हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्षेत्र देहू से आज संत तुकाराम महाराज जी की जो पालकी का प्रस्थान है, ये मुख्य मंदिर से यहाँ से हुआ है। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में जो वारकरी है इसी पालकी प्रस्थान के लिए आज देहू नगरी में आए हैं। आप देख सकते हैं ताल मृदंग के जो भजन कीर्तन गाते हुए आज संत तुकाराम महाराज जी की पालकी का जो प्रस्थान है वो पंढरपुर की ओर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पालकी जो है वो मुख्य मंदिर से यहाँ से निकलकर जो है ये पालकी आज पंढरपुर की ओर प्रस्थान कर रही है। बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है इस पालकी सोहरा में जो है शामिल हुए हैं। ये देख सकते हैं कि तुकाराम महाराज जी की जो चरण पादुकाएं है वो पालकी में यहाँ पर विराजमान है और ये पालकी जो है ये नगर प्रदक्षिणा करके जो है आज तीर्थ क्षेत्र देहू के इनामदार वाड़े में जो है वो पहला जो विश्रांति जो है पहले जो मुकाम है वो आज देहू में करेगी। आप देख सकते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ जो वारकरी जो है ताल मृदंग के नाम घोष में जो है वो तल्लीन होकर यहाँ पर संत तुकाराम महाराज जी की जो पालकी है उस पालकी के प्रस्थान का जो स्वागत है बड़े हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये देहू नगरी जो है आज भजन कीर्तन के माध्यम से जो है आज काफी हर्षोल्लास इन सभी वारकरियों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि संत जगत गुरु तुकाराम महाराज हो या संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, लाखों की संख्या में इन महान संतों की पालकी में वारकरी जो है वो शामिल होते हैं और आषाढ़ी तीर्थ क्षेत्र आषाढ़ी वारी की जो यात्रा है वो आज से जो है वो प्रारंभ करते हैं। आज जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की पालकी प्रस्थान कर चुके हैं, हल्की नगर प्रदक्षिणा करके आज इनामदार वाड़े में रुकेंगे और कल पंढरपुर की ओर प्रस्थान करेगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, देहू। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात अमेरिका की, जहां इस साल के आखिर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। जिस चुनावी रणक्षेत्र की घोषणा करते हुए अमेरिका में गुरुवार को डेमोक्रेटिक जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बहस हुई है, जो काफी गेम चेंजिंग डिबेट रही है, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी में एक गहरी, व्यापक और बहुत आक्रामक घबराहट नजर आई है। यही नहीं, इस डिबेट में एक ऐसा मौका भी आया जो शायद आने वाले वर्षों में भी याद किया जाएगा। ये वो मौका था जब डिबेट के समय बाइडेन लगभग 9 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोल पाए, चुपचाप वो रहे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी सोचने की क्षमता चली गई है। इस दौरान ट्रंप उनकी तरफ मुड़कर देखते हैं। वहीं अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इस डिबेट को देखने वाले लोग अब बाइडेन की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं ट्रंप ने डिबेट में कहा कि आज हम तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच गए हैं और इसका कारण बाइडेन है। रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन को घेरते हुए आगे कहा कि मुझे पुतिन की शर्तें मंजूर नहीं हैं, लेकिन ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना था। यूक्रेन को अब तक 200 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं। जब भी ज़ेलेंस्की यहां आते हैं कई बिलियन डॉलर लेकर जाते हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन हैं। आगे इस मामले पर ट्रंप ने सबसे तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो पद संभालने से पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा दूंगा। वहीं आगामी अमेरिकी चुनाव भारत के लिए भी काफी महत्व रखता है, जिसमें अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने रहते हैं तो भारत के लिए यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुने जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, भारत और अमेरिका में ट्रंप के समय वाली दोस्ती फिर से देखी जा सकती है, क्योंकि ट्रंप कई मौकों पर नरेंद्र मोदी, भारत और हिंदुओं की तारीफ भी कर चुके हैं। तो अमेरिका में नवंबर में होंगे चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच होगी टक्कर और चुनाव से पहले बहस में दोनों नेता भिड़ चुके हैं।
और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न क्या था आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा। जी हां, अमेरिकी चुनाव में बाइडेन की दावेदारी कमजोर है क्या? 92%, 92% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 8% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि बाइडेन की दावेदारी कमजोर है अमेरिकी चुनाव में। तो अमेरिकी चुनाव के लिहाज से बाइडेन की दावेदारी कमजोर है, ऐसा आप कहते हैं, जनमत कहता है। जनमत में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। जी हां, जिसके लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज यानी शुक्रवार को जम्मू से रवाना हो गया है, जहां श्रद्धालुओं को विदा करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में पूजा की और हरी झंडी दिखाई, जहां उन्होंने सुरक्षा की बात करते हुए कहा कि पिछले 3 से 4 वर्षों में यात्रा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं और इस बार भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए आज बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। 29 जून को यात्रा शुरू होगी, जिसको देखते हुए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और 365 एंगल के सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री काफी उत्साहित हैं, जिसके बारे में हमारे ब्यूरो चीफ रोहिल से उन्होंने क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या बताया है, वो आपको दिखाते हैं, वो सुनाते हैं। इस वक्त तक मौजूद है दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के नुनवन बेस कैंप के बाहर। आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा 2024 आज से बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है और आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अमरनाथ यात्रियों का जो पहला जत्था है वो इस वक्त नुनवन बेस कैंप में पहुंचने जा रहा है और इस पहले जो बैच है उसका पूरी तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से किया गया है। और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु है इसमें काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक श्रद्धालु मौजूद है, बात करने के लिए। कहाँ से आप? सर मैं टावा से आया हूँ। तो पहली बार फर्स्ट टाइम है सर मेरा, तो कैसा लग रहा है? कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे आके। तो देश के लिए कोई खास? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। आगे फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम फिर आते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यात्रियों में काफी ज्यादा जोश, काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो इनकी तरफ से लगातार जो है इन सभी अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और इस वक्त तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जो है यहाँ नुनवन बेस कैंप के बाहर पहुंच गया है। और यहाँ पर यात्रियों में काफी ज्यादा खुशी, काफी ज्यादा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। पहली बार अमरनाथ? पहली बार आया। कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा माहौल है, आनंद है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देशवासियों के लिए कोई खास संदेश जो आना चाहते हैं? हर बरस को देशवासियों को एक संदेश देना था कि हर बरस को अमरनाथ आए और उत्साह का आनंद हो। तो व्यवस्थाएं सभी अच्छी है, सभी अच्छी है। सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है, बहुत अच्छा। 300 किलोमीटर आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं यात्रियों में काफी ज्यादा खुशी है। इस बात से भी ये काफी ज्यादा सहमत है कि यहाँ पर जितने भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो खास तौर पे जो पुलिस सुरक्षा के अरेंजमेंट्स है वो पूरी तरीके से उनसे ये सहमत है और उसको लेकर भी काफी ज्यादा ये खुश नजर आ रहे हैं। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था 2024 का पहला जत्था यहाँ बेस कैंप पहुंच गया है और कल सुबह सवेरे ही ये जत्था जो है पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए जो है रवाना कर दिया जाएगा। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज, नुनवन बेस कैंप पहलगाम, दक्षिण कश्मीर। इस वक्त तक मौजूद है दक्षिण कश्मीर। चलिए, या तो आपने अमरनाथ की तस्वीर देखी, आपने दर्शन किए। अब आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात टेलीकॉम सेक्टर की करते हैं, जिसमें इन दिनों बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल 26 जून से देश भर में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 यानी कानून 2023 को लागू कर दिया गया है। यह कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था, जिसके तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपने पूरे परिवार में 9 से
माफ कीजिएगा, अपने पूरे जीवन में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम यूज करता पाया गया तो 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी। वहीं 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क भी सस्पेंड कर सकेगी, साथ ही साथ आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। इसके अलावा पुराने कानून में कई बदलाव करते हुए सरकार ने कई सारी शक्तियों को अपने पास रखा है, जैसे कि इमरजेंसी के समय सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो आइए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 यानी टेलीकम्युनिकेशन कानून 2023 की तमाम बड़ी बातों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। नए कानून के तहत 9 से ज्यादा सिम लेने पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना जो है वो होगा। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। नए कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ले सकेंगे आप, ये महत्वपूर्ण है। 9 से ज्यादा सिम लेने पर 50,000 रुपए से 2 लाख तक का जुर्माना आप पर लगेगा। फर्जी तरीके से अगर सिम ले लिया तो बचेंगे नहीं, 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। फर्जी सिम लेने पर हो सकती है 3 साल की जेल। अब बहुत ध्यान रखना होगा आपको, इमरजेंसी के समय सरकार नेटवर्क भी रोक सकती है। सरकार शक्तिशाली है और शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। टेलीकॉम सर्विस भी सस्पेंड की जा सकती है। इमरजेंसी के समय मैसेज के प्रसार को भी रोका जा सकता है, यह भी आपको बता दें। प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति अनिवार्य है, यह भी देखिए बदलाव। पुराने सभी टेलीकॉम कानून समाप्त हो जाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 टेलीकॉम की लाइसेंसिंग आसान होगी, यह भी आपको बता दें। नए एक्ट के 62 सेक्शन में अभी केवल 39 ही लागू किए गए हैं। 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा यह कानून। इसी खबर पर हमने आपसे पोल में जो एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछा, वो भी देख लीजिए। नए एक्ट से होगा टेलीकॉम सेक्टर में बदलाव। 15% लोग मानते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव नहीं होगा। लेकिन 85% लोग मानते हैं हां बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। यह आपका मत है, आप कहते हैं, आप लगातार वोट करते हैं और आप ही का मत हम आपको दिखाते हैं जनमत में। जनमत में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौजूदा 18वीं लोकसभा की, जिसमें अब विपक्ष की संख्या पहले से बढ़ चुकी है, जिस वजह से अब विपक्ष पहले से अधिक मुखर होकर अपनी मांगों को रख रहा है। वर्तमान में संसद में विपक्ष द्वारा किए जा रहे इन्हीं हंगामों के ऊपर हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सदन में जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी से। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि विपक्ष नहीं चाह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं चाह रहा है कि सत्र जो है वो सुचारू रूप से चले। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों का हंगामा करने की आदत है और उनको जो चर्चा नहीं चाहिए। जिस लोगों के लिए चुनकर आए उस लोगों के लिए चर्चा उनको नहीं चाहिए। हर बार उनको हंगामा करने की आदत है। और नीट के संबंध में मतलब पूरे आदेश धर्मेंद्र प्रसाद जी ने दिए हैं। री एग्जाम लेने का भी ऐलान किया गया है। जिन लोगों ने कुछ मतलब घोटाला किया है, पेपर फूटी हुई है, उसमें कई लोगों को अरेस्ट भी कर दिया है। चर्चा होना आवश्यक है, बात सही है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अगर चर्चा चल रही है, वो चर्चा के बाद नीट पर चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई बहाना बनाकर ये लोग चाहते हैं कि भाई हाउस का काम ना हो। विपक्षी दलों की आदत यही है और उसके लिए हम मतलब मेरी तो मांग ऐसी है कि रोज हंगामा करने वालों पर एक्शन लेनी चाहिए। मतलब रोज अगर हंगामा करते रहेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। वेल में आने वालों पर एक्शन होनी चाहिए। बार बार इसी तरह का वेल में आना ठीक नहीं है। तो विपक्षी दलों ने मतलब सरकार को सहयोग देना चाहिए। सरकार विपक्षी दलों को सहयोग देने के लिए तैयार है। दोनों ने मिलकर मतलब देश को डेवलपमेंट की दिशा से आगे बढ़ाना है और इसीलिए विपक्षी दलों को मेरा निवेदन है वो हंगामा उन्हें बंद करना चाहिए। और इतनी मतलब नीट पर चर्चा के लिए जरूर हम लोग बाद में तैयार है।
और सर एक सवाल ये भी है कि बजट पेश होने वाला है, नया बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या कुछ उसमें खास नया होने वाला है महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए? जो नया बजट आएगा, ये नया बजट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट बजट होगा। मतलब जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिनों का जो प्रोग्राम रखा है, 100 दिनों में जो इम्पोर्टेंट निर्णय लेने वाले हैं, उसमें से कुछ निर्णयों का उसमें मतलब उसमें उसका चेहरा होगा, देश की डेवलपमेंट का चेहरा होगा। जो गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, दलित है, आदिवासी है, दिव्यांगजन है, सभी लोगों को न्याय देने के लिए मतलब सरकार की तरफ से कोशिश होगी। और ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट होगा, डेवलपमेंट को गति देने वाला बजट होगा, सभी वर्गों का ध्यान रखकर काम करने वाला ये बजट होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर जो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी मौजूद हैं, उनका कहना है कि देश के विकास के लिए जो है ये नया बजट होने वाला है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब हम बात करेंगे बारिश, जल संकट और समस्या की। इन तीनों शब्दों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मुद्दे के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सटीक समझा। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी ही बेसब्री से बारिश का इंतजार था। और जब दिल्ली में पहली बारिश होती है तो वहीं लोगों का बुरा हाल हो जाता है। सड़कों पर भरा पानी, पानी से बचने के लिए बसों की छत पर चढ़े लोग। आपको बता दें, वैसे ये इतना हैरान कर देने वाला भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता को तो मानो जैसे इसकी आदत ही हो गई है, क्योंकि दिल्ली में हर साल ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। दिल्ली की जनता को हर साल जलभराव की स्थिति से जूझना पड़ता है। जहां बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। लोगों को दफ्तर, बच्चों को स्कूल, काम पर जाने में तमाम दिक्कतें होने लगती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बारिश के जाम की स्थिति से हादसों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आखिर कब दिल्ली की जनता को इस समस्या से राहत मिलेगी? आखिर क्या इसका उपाय हो सकता है? केवल खबर नहीं बताएंगे, उपाय भी बताएंगे आपको। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। देश की राजधानी दिल्ली में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में देर रात सुबह से हुई झमाझम बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया। गुरुवार देर रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इसके अलावा कई और परेशानियां खड़ी हो गई। सीजन की पहली बारिश में ही दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं। हर तरफ आपको सड़कों पर पानी भरा हुआ ही नजर आ रहा है। राजधानी में हुई महज एक रात की बारिश ने पूरी तरह से शहर की पोल खोलकर रख दी। पोश इलाकों में सांसदों के घरों से लेकर छोटी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली के लोग जलभराव से परेशान हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव होने से आने जाने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली और आसपास के लोगों को अभी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मॉनसून की पहली बारिश में ही दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। महज 3 से 3.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और एमसीडी के कामकाज की पोल खोलकर रख दी। पहली ही बारिश में दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी जमा हो गया। हालात इस कदर खराब है कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बारिश तो रात से शुरू होकर सुबह थम गई, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट अभी भी डरा रहे हैं। दिल्ली की रफ्तार जैसे थम सी गई है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को जलभराव की समस्या से निपटने के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है। वहीं दिल्ली सरकार भी जलभराव की स्थिति को लेकर बेहद गंभीर है और दिल्ली सरकार ने भारी बारिश और जलभराव को लेकर दिल्ली सचिवालय में आपात बैठक की। बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में क्या हल निकलता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, 24 घंटों के अंदर दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 1936 के बाद जून में इतनी बारिश हुई है। जगह जगह पानी भरा है, लोगों के घरों में भी पानी आ गया। मैं सुबह से अलग अलग इलाकों में जाकर देख रहा हूँ, पानी को निकालने की कोशिश है। मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1936 के बाद जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और
जगह जगह पानी भरा है, लोगों के घरों में भी पानी गया है। मैं सुबह से अपने ग्रेटर कैलाश के अलग अलग इलाकों में देख रहा हूँ, एपीजे शेख सराय के पास हुआ, स्वामीनगर हो, चिराग दिल्ली हो, अभी हम श्री फोर्ट कुछ इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, यहाँ पे भी कई बेसमेंट्स के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है और कोशिश ये है कि एक तो इसको पंप आउट किया जाए और इसी सिलसिले में ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग भी हम लोगों ने 2 बजे बुलाई है, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एमसीडी के लोग हों, पीडब्ल्यूडी के लोग हों और अन्य एजेंसियों से भी बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे जो है आगे नुकसान ना हो, इसके लिए जो है कुछ इंतजाम युद्ध स्तर पे किए जाएं। तो 2 बजे उस मीटिंग के अंदर मुझे लगता है कि कई सारे। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, हमने पिछली बारिश तक लगभग 200 हॉटस्पॉट की पहचान की। इनमें 40 हॉटस्पॉट पीडब्ल्यूडी की सीसीटीवी निगरानी में है। आपको ये समझना होगा कि अगर दिल्ली में 24 घंटे में 228 मिमी बारिश होती है तो जल स्तर कम होने में समय लगेगा। अगर आपकी नालियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि बारिश काफी ज्यादा मात्रा में हुई है, इसलिए जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। देखिए, लास्ट रेन तक हमने तकरीबन 200 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें से 40 हॉटस्पॉट्स पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसीटीवी कैमरा की भी मॉनिटरिंग में रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है। क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन से पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। वही सवाल ये भी है, जब सालों से दिल्ली में ये समस्या होती है, इसके लिए क्यों ना अपने अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए। बता दें कि विशेषज्ञ का ये दावा है कि एक बरसाती मौसम में 1000 वर्ग फुट की छोटी सी छत से लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि बारिश के पानी को हैंडपंप, बोरवेल या कुएं के जरिए भूगर्भ जल में मिलाया जा सकता है। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि दिल्ली जलभराव के समाधान में सिस्टम फेल है क्या, तो आपने क्या जवाब दिया देख लीजिए। 95% लोगों ने बोला हाँ फेल है, 5% लोगों ने बोला नहीं फेल नहीं है, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि सिस्टम दिल्ली जलभराव के समाधान में फेल है। हमने आपको उपाय दे दिया कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। इस तकनीक के लिए सरकार को भी गुहार लगाते हैं। जो रेन में जो पानी आता है बारिश में, उसका संचय करना बेहद महत्वपूर्ण है। देश की राजधानी दिल्ली की पहली बारिश दिल्ली वासियों के लिए आफत बनकर आई है। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या कह रहे हैं, दिल्ली वासियों को तो गर्मी से बारिश की वजह से राहत मिली होगी, लेकिन ये आफत कैसे बन गई। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली की पहली बारिश के चलते सुबह दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई तो वहां 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मेदांता अस्पताल में जारी है। हालांकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, मृतकों और घायलों के लिए राहत राशि का भी ऐलान किया। वहीं हादसा घटने के बाद से ही राजनीतिक पारा भी चरम पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर कई बड़े सवाल कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। एयरपोर्ट भवनों का निरीक्षण भी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा दोबारा ना हो। वही विपक्ष के सवालों पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस भवन का उद्घाटन किया वो अलग था। ये एक पुरानी इमारत थी जिसका उद्घाटन 2009 में हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहां पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी इस तरह का नजारा दिखने को मिल रहा है, तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे और पूरी तरह ऐसा हादसा फिर से ना हो इसका हम
वो करेंगे। आज रिव्यू मीटिंग रखा है मैंने। टाइम लगेगा पूरी तरह से, बिल्डिंग पूरा इंस्पेक्ट करना है, तो वी आर गिविंग देम एम्पल टाइम सो दैट देयर इज नो हरी ऑन एनीथिंग। वी वांट जस्टिस टू बी डन, सो टुडे we'll decide on it in the it's just a general inspection that I'm giving a direction that inspection has to be done for all airport. उनके लिए compensation भी अनाउंस कर दिया गया है। जो डिसीज्ड है, जिनका देहांत हुआ है, उनके लिए 20 लाख, और जो इंजरी है उनके लिए 3-3 लाख करके कराया, और जो इंजर्ड है अभी भी उनकी ख्याल रख रहे हैं हम, हॉस्पिटल में है और सबकी देखभाल करी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके बावजूद भी विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। विपक्ष को तो जैसे एक और मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने का। आपको बता दें कि पूरे मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 6 लोगों का इलाज जारी है। सरकार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन विपक्ष इन सब के बावजूद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट कर लिखा है कि ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। साथ ही सवाल दागते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? तो वही खड़गे ने भी मोदी के 10 सालों के भ्रष्टाचार की बात लिखते हुए सरकार से सवाल पूछे। वही विपक्ष का ये कहना है कि जिसका 3 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, ये वो टर्मिनल नहीं है। विपक्ष को तो बस हर एक मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वही अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। सरकार भी पूरे मामले पर बेहद गंभीर है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाए कि आखिर ये पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी और एयरपोर्ट हादसे पर विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है। तो 91% 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि एयरपोर्ट हादसे पर विपक्ष केवल और केवल राजनीति कर रहा है। तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर कैसे इतना बड़ा ढांचा गिर गया जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, 6 लोग में घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पांव आजकल जमीन पर नहीं है। लोकसभा में उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई है। इसके बाद से वे और उनकी पार्टी के नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भगवान राम का अपमान करते हुए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताया है। भाजपा ने इसे सपा का अहंकार बताया है। दरअसल अखिलेश यादव गुरुवार को फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ संसद पहुंचे। अखिलेश फैजाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत के बारे में बता रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने अयोध्या यानी फैजाबाद को केवल बर्बाद किया है, लेकिन सपा वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं। इस दौरान अखिलेश यादव भावनाओं में बहकर 2 कदम और आगे चले गए। मीडिया से बातचीत के दौरान भीड़ में पीछे खड़े फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को आवाज देकर आगे बुलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र रक्षक सेनानी अवधेश जी हमारे साथ खड़े हैं। राजा अयोध्या, बता दें कि अयोध्या का राजा भगवान श्री राम को कहा जाता है। अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा ने हमला बोला। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, सपा के सिर पर अहंकार सवार हो गया है। अयोध्या के सांसद को अयोध्या का राजा कहना, फैजाबाद के सांसद को अयोध्या का राजा कहना शर्मनाक व्यवहार है। राजा अयोध्या सिर्फ प्रभु श्री राम है। सनातन और हिंदू धर्म एवं रामचरितमानस का लगातार अपमान करने के बाद अब ऐसा बयान ये बेहद शर्मनाक है। इसी पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद से क्या बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद जी सबसे लोकप्रिय सांसद हो गए उत्तर प्रदेश में, आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे कि बहुत ही लोकप्रिय हैं। आपके प्रति बहुत आभारी। अवधेश जी, लोकप्रिय जनता बनाती है, नो डाउट। ये सही करें, ये जनता बनाती है।
और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। उठता है कि आप शपथ ले रहे थे संसद में, जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन जिस तरह से ओवैसी हैं उन्होंने पलस्तीन के नारे लगाए, इसको कैसे देखते दोनों को आप? यहाँ देखिए, नारे का जहां तक सवाल है तो नारा तो हमारा भी लोगों ने लगाया और देश प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगे। आपने सुना होगा, नहीं सुने? सुने ना, तो नारा लगाए गए। तो लोगों विचार है। तो आप फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे, समर्थन करते हैं? फिलिस्तीन के नारे के समर्थन करते हैं? नो, मैं हमेशा परंपराओं का और मान्यताओं का हमेशा आदी रहा हूं। मेरी चाहत हमेशा होगी कि जो सदन की मान्यताएं हैं, और ये तो हमारा सदन लोकसभा विश्वविख्यात है, तो परंपराओं में दोनों का सहयोग, दोनों से आप उम्मीद कर सकते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों से भी और विपक्ष के लोगों से। अजय जी, एक सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी आलोचना कर रही है कि कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने आपको अयोध्या का राजा कहा, तो कह रही है कि प्रभु श्री रामचंद्र का आप लोगों ने अपमान किया है। देखिए, ऐसा है, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। नो, तो ये माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने, उनका वो भाव था, वो मेरे प्रति एक भाव था और अच्छा भाव था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके से बात की जाए, सम्मान दिया जाए, तो ये तो उनके विचारधारा, मानसिकता की कमजोरी है कि उन्होंने माननीय अखिलेश जी की इस विचारधारा को किस नजर से देखा। तो ये थे हमारे साथ फैजाबाद से चुनकर आए अवधेश प्रसाद। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद जी। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए। तो अयोध्या का राजा कह दिया। और आपको संसद में याद होगा किस तरीके से इनको जब बैठना था तो ये दोनों आगे बैठे थे, यानी जहां पर अखिलेश यादव बैठे थे, इनकी सीटों के आंकड़ों के हिसाब से इनको फ्रंट रो मिली है। फ्रंट रो में इनको 2 सीट्स मिली हैं, तो उन्होंने किसका चुनाव किया? इन्होंने अवधेश जी का चुनाव किया। उन्हीं को फ्रंट सीट पर इनके द्वारा वहां पर बैठाया गया। और जब वहां पर अरुण गोविल जी वहां पर पहुंचे थे अपनी जो सांसदी की शपथ लेने, तो जब जय श्री राम उनके द्वारा कहा गया तो विपक्ष था, जय अवधेश उनके द्वारा जो है वो कहा गया था। अब ये पूरा मुद्दा राजनीतिक मैदान में आ चुका है। विपक्ष भी इसकी जो पुरजोर तरीके से इसको आगे बढ़ा रहा है और सत्ता पक्ष इसका विरोध कर रहा है कि भाई प्रभु श्री राम से कंपैरिजन कैसे कर दिया गया फैजाबाद के एमपी का। खैर, ये तो था बड़ा मुद्दा। अब आगे बढ़ते हैं। जनमत में बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की करते हैं, जो इन दिनों एक्शन मोड पर हैं, जिनके फैसलों के तहत अब पूरे महाराष्ट्र में चलने वाले अवैध धंधों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पुणे हो, ठाणे हो और मीरा भाईंदर में अवैध बार और ड्रग्स के अड्डों पर बुलडोजर द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब पूरे महाराष्ट्र में चल रहे अवैध पब, बार और हुक्का पार्लर और ड्रग्स बेचने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया है कि बुलडोजर कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा। जिन्होंने राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे दिया है, जिन्होंने कहा है कि बुलडोजर चलाते समय किसी को भी छूट न दें। साथ ही मुख्यमंत्री के आदेश के तहत प्रशासकीय अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने में देरी की गई तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश निकाला जाएगा। तो महाराष्ट्र की बड़ी खबर बुलडोजर से जुड़ी हुई।
जनमत की अगली खबर भी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, बड़ी खबर है। बड़ा आप सोचिए, राज्य है तो उसका बजट भी बड़ा होता है। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर आपको बताएं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होने की उम्मीद है। इससे पहले एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से आम जनता के लिए घोषणाएं की गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानमंडल में बजट पेश किया। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में ईंधन पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट में शुक्रवार को कटौती की। इससे पहले पेट्रोल 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल ₹2.60 प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। महायुति सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर वाहन चालकों को राहत देने की कोशिश की है। दरअसल पूरे राज्य में वैट को एक समान बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र के अहम शहरों यानी मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले हैं। पेट्रोल के रेट में 65 पैसे की कटौती की गई है, जबकि डीजल के रेट में ₹2.07 की कटौती की गई है। महंगाई की मार झेल रहे आम नागरिकों को महाराष्ट्र सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों का सिलसिला तो हमने जारी रखा। खबरों के बाद हर रोज आपके लिए हम अंत में कार्यक्रम के एक सुविचार लेकर आते हैं। आशा करते हैं उससे आप भी कुछ सीखें, हम भी सीखने का प्रयास करते हैं। सुविचार वो भाग जहां पर एक संदेश, एक विचार, एक किस्सा आपके लिए रोज लेकर आता हूं। आज भी आपके लिए एक नया किस्सा मैं लेकर आया हूं, शिवम दत्त मेहता। चलिए, एक बार एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत बुरा था, बहुत गुस्सैल था वो लड़का। उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला देने का फैसला किया और कहा कि जब भी वह अपना आपा खोए, गुस्सा आए, उसे कुछ नहीं करना है। जो बाउंड्री होती है, जो बाड़ होता है, उस बाड़ में जाकर एक कील ठोकनी होगी। पहले दिन उस लड़के ने बाड़ में 37 कीलें ठोक दी। इतना गुस्सा आता था, 37 बार गुस्सा आया, 37 कीलें ठोकी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और बाड़ में उसके द्वारा ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। उसने पाया कि बाड़ में कीलें ठोकने की अपेक्षा अपने गुस्से पर काबू पाना अधिक आसान है। आखिरकार वह दिन आ गया जब लड़के ने अपने आपा बिल्कुल भी नहीं खोया, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। उसने यह खबर अपने पिताजी को बताई और पिताजी ने सुझाव दिया कि अब लड़के को अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए हर दिन एक कील उखाड़नी चाहिए। दिन बीतते गए और आखिरकार वह युवा लड़का अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया, कामयाब हो गया कि सभी कीलें खत्म हो गई है। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़े की ओर यानी बाउंड्री की ओर ले गया। उसने कहा, पिता ने, कि तुमने अच्छा किया मेरे बेटे, लेकिन बाड़ में छेदों को देखो। बाड़ कभी भी एक जैसे नहीं रहेगी, ये अब इसमें पूरे छेद हो चुके हैं। इसलिए जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं तो वे ऐसा ही है जैसे कि निशान छोड़ने जैसा। मान लीजिए आप किसी के शरीर में चाकू डाल दें और उसे बाहर निकाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार उस व्यक्ति से माफी मांग लें, वो घाव हमेशा वहीं पर रहता है। तो अपने क्रोध पर आपको काबू पाना चाहिए। यह था हमारा सुविचार, यह था हमारा आपके लिए संदेश। तो जनमत में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।